हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम यहाँ क्लास 11th की मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सर्वमान्य बुक है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं सेट की। तो पहला चैप्टर है हमारा सेट। तो जानते हैं कि भाई सेट का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो देखिए सेट कई ढेर सारे चैप्टर्स का एक बेसिक मात्र है। कहने का मतलब ये है इसका कई ढेर सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है और बढ़िया इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि अगर संबंध एवं फलन देखें, संबंध एवं फलन में समुच्चय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। प्रायिकता में इसका इस्तेमाल है, अनुक्रम में इसका इस्तेमाल है, ज्यामिति में इसका इस्तेमाल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए ही पहला चैप्टर ही दिया गया है भाई संबंध एवं फलन से जस्ट पहले, ताकि आप इसको सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए समुच्चय की बात करते हैं। तो समुच्चय, चलिए पहले जानते हैं कि समुच्चय सिद्धांत दिया किसने था। तो जान लीजिए कि भाई समुच्चय सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ हुए थे जॉर्ज कैंटर। कौन हुए थे? जॉर्ज कैंटर, ठीक है। इन्होंने समुच्चय सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए आप जानते हैं समुच्चय होता क्या है। तो अगर हम समुच्चय की कहते हैं भैया, जब भी हम समुच्चय कहते हैं या सेट कहते हैं तो आप समझ जाना हम संग्रह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संग्रह, या यूँ कहें कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई कलेक्शन से तो आप सभी परिचित हैं। भाई कलेक्शन कई प्रकार का होता है, जैसे क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का कलेक्शन। भाई जब आप इंडियन क्रिकेट टीम का नाम लेते हो तो आपके मन में 11 या 15 खिलाड़ियों की लिस्ट आती है कि भाई 15 होते हैं, उनमें से 11 खेलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर कहीं दौरे पर जाते हैं तो 15 खिलाड़ियों की एक टीम जाती है कि नहीं जाती है, ठीक है। तो भाई वो क्रिकेट टीम, मुद्दा ये नहीं कि कितने खिलाड़ी होते हैं, मुद्दा ये है कि क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का एक संग्रह है, ठीक है। अब समुच्चय है कि नहीं ये अभी देखेंगे। बेसिकली पहले क्या, संग्रह तो है, ठीक है। ताश की गड्डी, पत्तों का संग्रह होता है। हाँ, भीड़ कह दीजिए, लोगों की भीड़ कह दीजिए। भाई बाजार में भीड़ लगती है, लोग इकट्ठा होते हैं, शादी समारोह में भीड़ इकट्ठा होती है, वो भी क्या है, व्यक्तियों का एक संग्रह ही तो है, एक कलेक्शन ही तो है। तो कलेक्शन से आप भली भांति परिचित है कि भिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह हो जाएगा, व्यक्तियों का संग्रह हो जाएगा, नंबर्स का संग्रह हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कह दे, भाई आप लिख डालोगे 1 से 10, हमने कह दिया 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बनाइए, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके का संग्रह होता है। तो देखिएगा आप, क्या सभी प्रकार के संग्रह, क्या सारे के सारे कलेक्शन क्या समुच्चय होते हैं क्या, इस बात पर चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समुच्चय की डिफिनीशन पर चलते हैं। क्या, इसकी डिफिनीशन पर, ठीक है। चलिए तो समुच्चय की डिफिनीशन चलते हैं। समुच्चय क्या कहता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं के, यहाँ वस्तुओं से मतलब क्या, सिर्फ निर्जीव चीज़ें नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, नंबर, अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी, ठीक है। तो वस्तुओं का मतलब यहाँ सब कुछ आ जाएगा। भिन्न भिन्न वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह, इस बात को ध्यान रखेंगे। यही वर्ड है जो संग्रह में से कुछ समुच्चय को छांट लेता। अभी बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आप समझिएगा, ये जो वर्ड आया है, आप सब कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सुपरिभाषित संग्रह का क्या मतलब हुआ। तो जानिएगा, सुपरिभाषित संग्रह का ये मतलब हुआ कि ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह जो व्यक्ति दर व्यक्ति चेंज ना हो। अभी उदाहरण से समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। पहले ये समझिए, क्या ऐसा संग्रह जो व्यक्ति दर व्यक्ति या पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति दर व्यक्ति चेंज ना हो या बदले ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, सुपरिभाषित संग्रह, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं भैया वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो भाई अगर इंग्लिश में डिफिनीशन जाननी हो तो क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, बात खत्म,
ठीक है। तो अब देखिएगा ऐसा संग्रह जो व्यक्ति दर व्यक्ति बदले ना, मतलब संग्रह तो आप बना लोगे आसानी से, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संग्रह आपने बनाया हो वही संग्रह किसी और व्यक्ति ने बनाया हो। जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं कि बॉलीवुड के क्या भैया के टॉप 3 एक्टर्स या अभिनेताओं का संग्रह, ठीक है। अब हमने ये कह दिया, अब बनाइए संग्रह। चलिए एक संग्रह आप अपने मन में बनाइए, एक संग्रह हम बनाते हैं, देखते हैं कि क्या दोनों लोगों के संग्रह सेम है क्या। चलिए अब बनाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए जैसे हमको पसंद है भैया, हमने कह दिया कि हमको राजेश खन्ना पसंद है। क्या राजेश खन्ना पसंद है, ठीक है। हमको पसंद है भैया ऋतिक रोशन पसंद है, हमको सोनू सूद पसंद है, ठीक है। तो हमने तो एक कलेक्शन बना लिया। अब जरूरी नहीं है ये कलेक्शन आपका भी हो, भाई हो सकता है कि आपका कलेक्शन हो, आपका हो सर हमको तो अमिताभ बच्चन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लंबे चौड़े हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको पसंद हो क्या टाइगर श्रॉफ, आप कहोगे सर एक्शन बढ़िया करता है टाइगर श्रॉफ ले लेते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है क्या शाहरुख खान पसंद हो, सो भाई आप कहोगे सर रोमांस अच्छा करता है इसलिए क्या हम शाहरुख खान को ले लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ क्या भाई, यहाँ एक ही स्टेटमेंट के, देखो ध्यान से देखो, एक ही स्टेटमेंट के दो अलग अलग कलेक्शन बने। एक कलेक्शन हमने ये बनाया है, हो सकता है एक कलेक्शन किसी और बच्चे ने ऐसा बना दिया हो या कुछ और कलेक्शन बनाया हो, डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए ना भाई कलेक्शन चेंज हो गया ना, कलेक्शन बदला कि नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी किया कि नहीं। मतलब आपके लिए कुछ और कलेक्शन, हमारे लिए कुछ और कलेक्शन, या किसी और बच्चे के लिए अलग कोई और कलेक्शन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो आप संग्रह बना रहे हैं उसके लिए कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है जिसकी सहायता से आप क्या करो इन एलिमेंट्स को, इन अवयवों को लिख सको, कोई निश्चित रूल तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे संग्रह को भैया, ऐसे संग्रह को वो सेट नहीं बोलते, समुच्चय नहीं कहते। ये एक समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है भाई, सेट नहीं है ये एक समुच्चय नहीं है। समुच्चय वही होगा जिसमें क्या सुपरिभाषित संग्रह होगा, जो ऐसा संग्रह जो संग्रह सुपरिभाषित होगा वही एक क्या होगा समुच्चय होगा। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें एक एग्जाम्पल और, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, या एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। हमने कह दिया 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया का समुच्चय, समुच्चय को भी शॉर्ट फॉर्म में हमने का संग्रह हमने लिख दिया का संग्रह। चलिए अब ये बताइए क्या ये एक समुच्चय होगा। अब चलिए एक कलेक्शन आप बनाइए, एक हम बनाते हैं। चलिए हमने कह दिया 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं तो आपका भी यही संग्रह बना होगा, तो कोई और बच्चा बनाएगा उसका भी यही संग्रह बनेगा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं क्या कि ये एक हमारा समुच्चय है, या यूँ कह दें कि ये एक सेट है हमारा। तो भैया क्या ये कैसा कलेक्शन है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो ऐसे संग्रहों को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। या हम यूँ कह दें कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स का कलेक्शन बनाइए। वॉवेल मतलब स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब चलो इसका संग्रह हमको बनाना है, तो देखिए चलिए आप कलेक्शन बनाइए, हम भी बनाते हैं। AEIOU हमने तो ये बना दिया, और मेरे हिसाब से आपने भी यही संग्रह बनाया होगा, आपने भी यही कलेक्शन बनाया होगा। तो क्या अब हम कह सकते हैं क्या कि ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। कहने का मतलब ये है कि जरा यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये कलेक्शन सबके लिए सेम होगा, यही कलेक्शन बनेगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बनाएगा तो ये कलेक्शन, ये संग्रह सबके लिए सेम है। तो ये एक सेट है, क्या है, ये एक सेट है। जैसे अगर हमने कह दिया इधर जगह नहीं, ये बिंदु हम हटा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने कह दिया कि ये वाला तो एक सेट नहीं था, चलिए हमने कह दिया कि विश्व प्रसिद्ध, या यूँ कह लें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टॉप 3 गणितज्ञों का संग्रह।
ठीक है, हमने कह दिया। अब ये बताइए कि टॉप 3 वर्ल्ड के टॉप 3 सबसे ज़्यादा महान, एक तरीके से कह लें तो टॉप 3 गणितज्ञों का संग्रह बनाइए। अब भाई अब हो सकता है हमने कह दिया कि भाई हमारा कलेक्शन बना क्या, आर्यभट्ट बना। हमने कह दिया आर्यभट्ट, हम उनको सबसे ज़्यादा महान मानते हैं भाई, उन्होंने जीरो की खोज की, ट्रिग्नोमेट्री बनाया। हम कहते हैं कि हमको रामानुजम ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो वो टॉप में हो गए। हमने कहा दिया कि भैया हमको हार्डी अच्छे लगते हैं, तो भाई हार्डी को हमने कह दिया। तो ज़रूरी नहीं कि यही कलेक्शन आपने भी बनाया हो। कहने का मतलब ये है, ये देखिए कि यहाँ जो आप कलेक्शन बना रहे हो इनमें, इनके लिए एक निश्चित मापदंड नहीं है, ठीक है। किसी भी संग्रह को बनाने के लिए एक निश्चित मापदंड होना चाहिए कि संग्रह में कौन कौन से नंबर्स या कौन कौन सी अवयव आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, इनको एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके लिए एक निश्चित मापदंड नहीं है। तो सुपरिभाषित के लिए आप एक चीज़ और लिख सकते हो, सिर्फ सुपरिभाषित के लिए क्या, निश्चित मापदंड या निश्चित नियम, मापदंड या यूँ कह लें कि नियम, जिसके अनुसार हम संग्रह में वस्तुओं को शामिल कर सकें। कहने का मतलब ये है, अगर हम एक निश्चित मापदंड हो, ठीक है, जैसे कि अगर हमको यहाँ गणितज्ञों का टॉप 3 गणितज्ञों का संग्रह बनाना है, इसके लिए एक निश्चित मापदंड अगर हम फिक्स कर दें कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हो, ठीक है, उन गणितज्ञों का कलेक्शन बनाइए। तो अगर एक निश्चित मापदंड हो तब तो भाई ये सेट बन जाएगा। लेकिन कोई निश्चित मापदंड तो है नहीं कि भैया टॉप 3 कैसे पता करोगे, टॉप 3 कोई नियम तो हमने दिया नहीं कि टॉप 3 पता करने का कोई नियम हो विश्व में, हमने दिया हो या किसी और ने बताया हो कि अगर आपको टॉप 3 एक्टर्स या टॉप 3 गणितज्ञों का संग्रह बनाना है तो उसके लिए कोई खास नियम नहीं है। वो भाई व्यक्ति दर व्यक्ति चेंज हो रहा है, किसी और की राय में कोई और महान है, किसी और की राय में कोई और महान है, आपको कोई और एक्टर पसंद है, हमको कोई और एक्टर पसंद है। तो भाई ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वही बात तो लिखा कि व्यक्ति दर व्यक्ति चेंज होता है, चाहे आप ऐसे समझ लो या यूँ कह लो कि ऐसा संग्रह, भाई जब वस्तुओं का संग्रह बनाओ तो वो संग्रह सुपरिभाषित हो। कहने का मतलब उसके लिए एक निश्चित मापदंड हो, एक निश्चित नियम हो, ठीक है, जिसकी सहायता से हम उस संग्रह में अवयवों को, मतलब वस्तुओं को शामिल कर सकें उस नियम के अनुसार। जैसे यहाँ क्या था, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हमने कर दिया, तो यहाँ एक निश्चित नियम है क्या, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, मतलब ये नियम सर्वमान्य है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पर्सन टू पर्सन तो चेंज हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह ये सबको पता है, ये भाई नियम भी है हमारा क्या कि हमारे स्वर इतने ही होते हैं। तो ये है हमारा क्या, सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं समुच्चय। इसको नोट करिए, हटाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ गए होंगे कि संग्रह, किस प्रकार के संग्रह को समुच्चय कहेंगे, किस प्रकार के संग्रह को समुच्चय नहीं करेंगे। नोट करेंगे। चलिए भाई, हमने समुच्चय के बारे में बात की। अब हम समुच्चयों के निरूपण की बात करते हैं कि किसी भी समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको निरूपित करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम आपसे ये कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाइए, ठीक है, हमने आपसे ये कह दिया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इस स्टेटमेंट का, इस संग्रह का हमको समुच्चय बनाना है, तो देखिएगा इसको हम ए कह दिए, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर दिए। आप बी से करो, डी से करो, एक्स से करो, वाई से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का बोला तो स्वर होते कितने हैं, ए होता है, ई होता है, आई, ओ, यू, इतने स्वर होते हैं हमारे पास। अब इसको क्या करिए, आप इसको क्या, एक ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, मझला कोष्ठक, उसमें लिख लीजिए, ए लिखिए, ई लिखिए, आई लिखिए, ओ लिखिए और यू लिखिए, और सबके बीच में कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। तो समुच्चयों को हम ऐसे निरूपित करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कैपिटल लेटर में होगा, क्या, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं, इस समुच्चय के अवयव, क्या भैया, ये जो अंदर आपने लिखे हैं कॉमा के साथ साथ, तो ये इस समुच्चय के अवयव हैं, क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, ठीक है। या यूं कहते हैं कि सदस्य हैं, क्या है, सदस्य हैं। और इनको हमेशा आप किस में लिखते हो, एलिमेंट्स को, क्या, स्मॉल लेटर में,
किस में लिखते हो? स्मॉल लेटर में, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने ए को स्मॉल लेटर ई आई ओ यू लिख सकते थे कैपिटल में, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि भाई लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ठीक है, इसलिए हमने स्मॉल लेटर में लिखा है इसको। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अभी हमने आपको जस्ट एक स्टेटमेंट कहा कि भैया ए जो है, ये ए इस ए का समुच्चय ए का अवयव है। क्या भाई? ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए समुच्चय ए का अवयव है कि नहीं? बताओ, हमने क्या कहा? इस कोष्ठक के अंदर जितने भी लिखे होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स, वो सारे के सारे क्या अवयव कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। तो क्या हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ए समुच्चय ए का अवयव है, इसी तरह ई समुच्चय ए का अवयव है, आई समुच्चय ए का अवयव है, ओ समुच्चय ए का अवयव है, यू समुच्चय ए का अवयव है, सारे के सारे ये लिख सकते हैं ना? पक्की बात। चलिए भाई, दिख रहा होगा अवयव है, ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो अगर अब देखिएगा यहीं से ये, अब देखिएगा यहीं से एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट आता है। किसका? एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन को ऐसे लिखते हैं भाई, क्या? एप्सिलॉन ये होता है साइन इसका, ठीक है, क्या ये होता है साइन एप्सिलॉन का, ये चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है क्या? इसका मतलब होता है सदस्य है। क्या? सदस्य है या अवयव है। क्या? अवयव है, या यूँ कह दें कि में है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो हम कह सकते थे कि ए समुच्चय ए में है, या ए समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, अवयव है, सदस्य है, में है, इन सारों के लिए एप्सिलॉन आता है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन ए। इसका मतलब क्या? अब देखिएगा इसका मीनिंग क्या, इसको पढ़ते कैसे हैं? ए समुच्चय ए का अवयव है, या इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो ए बिलोंग्स टू ए। भाई इंग्लिश में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या? बिलोंग्स टू, ठीक है। बोलते नहीं कि वो वहाँ से बिलोंग करता है, मतलब वहाँ से आता है, ठीक है। आता है का मतलब वहाँ का निवासी है, या ऐसा बोलते नहीं वो, जैसे हम बोलते हैं कि हम इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, या हम कौशाम्बी से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब हम वहाँ के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए, तो वैसा ही एप्सिलॉन कुछ हो गया, सदस्य है, अवयव है, में है, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो अगर आपसे हम बोले कि ए समुच्चय ए का सदस्य है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन ए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो ए बिलोंग्स टू ए, या हिंदी में पढ़ना चाहो तो क्या भैया, ए समुच्चय ए का अवयव है, या ए समुच्चय ए का सदस्य है, या ए समुच्चय ए में है, ठीक है। आप ऐसा पढ़ सकते हो। इसी के अलावा देखिएगा, इसी के अलावा आप एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हो। एप्सिलॉन नॉट का जो मीनिंग होता है वो डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। क्या भैया? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सदस्य नहीं है, या यूं कहें कि अवयव नहीं है, या यूं कहें कि में नहीं है, ठीक है। अगर हमको ये लिखना हो, जैसे कि ध्यान से देखिए, अगर हम आपको बताएं कि अगर हम आपसे लिख दें एम, तो बताओ एम इस समुच्चय ए का सदस्य है क्या? तो भाई इसको क्या लिखेंगे? नहीं है। तो देखिएगा, इसको एम समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इसी को अगर आपको लिखना है, सदस्य नहीं है या अवयव नहीं है, तो एम डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको नोट करिए तो आगे कराते हैं। तो
तो भाई आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्या, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट, क्या कि भाई अगर एप्सिलॉन ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ये लिखा हुआ है ये इधर अवयव लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इस साइड अवयव लिखते हैं और इस साइड क्या समुच्चय लिखते हैं। तो हम यहाँ से बता देंगे इसको देखकर कि ये जो अवयव है वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है या समुच्चय ए का सदस्य है या समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है भाई, जैसे हमने कह दिया ई की बात किया तो ई भी बिलोंग करता है कहाँ से, सेट ए का। कहने का मतलब क्या, ई समुच्चय ए का सदस्य है, ई समुच्चय ए का अवयव है, या ई समुच्चय ए में है, या ई बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और इसी को ये है डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। मतलब क्या, जब कोई ऐसा अवयव जो कि उस समुच्चय में नहीं है या उस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता तो उसको ऐसा लिख देते हैं, एम डज नॉट बिलोंग टू ए, या यूं कहें कि एम समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, या यूं कहें कि एम समुच्चय ए का अवयव नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि भाई किसी भी समुच्चय को कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे निरूपित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसके अंदर जो अवयव आते हैं इसके अंदर ये क्या है, अवयव आते हैं। ठीक है, ये अवयव होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अवयव हैं, सदस्य हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सदस्य हैं। इनको कॉमा से पृथक करके लिखते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, और देखिएगा अगर सदस्य है या सदस्य नहीं, कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य है या सदस्य नहीं है, इसको आप एप्सिलॉन की हेल्प से डायरेक्टली सांकेतिक भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। भाई इतना लंबा सेंटेंस लिखने से अच्छा सिर्फ एक छोटा सा लिख दो, बात खत्म हो जाती है भाई। यहीं से एक चीज़ और समझिएगा, इसको नोट करेंगे। ठीक है, अवयवों की संख्या के बारे में क्या, जैसे देखिए अवयवों की संख्या को कैसे निरूपित करते हैं, तो देखिएगा इसको ऐसे निरूपित करते हैं, एन ऑफ ए। जैसे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या लिखनी है हमको तो एन, स्मॉल लेटर का एन और ए ऐसे लिख देते हैं। ये जो ये है ये किसको बताता है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। क्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, या यूं कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे भाई जरूरी नहीं कि ए हो, ये यहाँ सेट ए था इसलिए हमने लिख दिया। आप ऐसा लिख सकते हो एन बी, इसका मतलब क्या, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। आप ऐसा लिख सकते हो एन एक्स, इसका मतलब क्या, समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या। तो देखिएगा जरा ध्यान से, हमने यहाँ एन ए लिखा तो जरा गिनकर आप बता सकते हैं क्या कि अवयवों की संख्या कितनी है, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ एन ए कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर एन ए लिखा हुआ है, एन बी लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जैसे एन ए लिखा है तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या आपसे पूछा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भाई इसी का शॉर्ट फॉर्म है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एन ए। ठीक है, ये इसी से ये बना हुआ है, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे भैया क्या, समुच्चय की निरूपण की विधियां, कितनी विधियों से हम समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में 2 विधियां हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करिए फिर आगे उस बारे में बात करेंगे। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे समुच्चयों को निरूपित करने की विधियों के बारे में। तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि जो कहलाती है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। ठीक है, इस इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरी जो विधि कहलाती है, दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इन 2 विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली विधि रोस्टर फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। रोस्टर फॉर्म में हम करते क्या है, एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म में जो अवयव होते हैं इनको हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इनके अवयवों को सूची रूप में कॉमा के द्वारा पृथक करके लिखा जाता है। जैसे देखिएगा, हम अगर आपसे एक सेट बनाने के लिए, एक समुच्चय बनाने के लिए कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाइए। अब करना क्या है आपको, अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला के किसी कैपिटल लेटर से इस सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इस सेट को निरूपित करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, मझले कोष्ठक,
अब इसके अवयव क्या होंगे देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर भैया 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनको क्या करना है, मछली कोष्ठक के अंदर कॉमा से पृथक करके लिख देना है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। यही हमारा क्या है रोस्टर फॉर्म में। एक बात का ध्यान रखिएगा, रोस्टर फॉर्म में इन अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता, चाहे आप ऐसा लिख दीजिए या आप लिख दीजिए पहले आई लिख दिया फिर ओ लिख दिया फिर ई फिर यू फिर ए लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस क्रम में लिखे हुए हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे, रोस्टर फॉर्म में जो अवयव आते हैं इनमें रिपीटिशन नहीं होता। कहने का मतलब किसी एक अवयव को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर आप चाहो, आप कहो कि सर कोई बी अवयव है, हमने लिख दिया 2, 3, 5, 6, तो ये ऐसा नहीं लिखेंगे, ये इक्वल होगा किसके, आप जो रिपीटिशन हुआ है उनको 2 बार नहीं 1 बार लिखेंगे। क्या 2 नहीं, 1 2 3 5 6, तो दो बातों का ध्यान रखेंगे रोस्टर फॉर्म में। क्या भैया, पहली बात तो क्रम का कोई महत्व नहीं होगा, अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। दूसरी बात क्या, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है। कहने का मतलब एक अवयव एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट बनाकर लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म में या यूं सीधे लिखिए, इसमें क्रम का या रोस्टर फॉर्म में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। दूसरी बात, इसमें अवयवों को दोबारा नहीं लिखते, रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है इसमें रोस्टर फॉर्म में। या इसमें आप लिख लीजिए दोबारा नहीं लिखते, इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म की ओर चलेंगे, ठीक है। नोट करिए, दूसरा फॉर्म है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले रोस्टर फॉर्म को बनाने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा था, क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसी की हेल्प से हमने क्या बनाया था, रोस्टर फॉर्म बनाया था। तो एक्चुअल में जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, समुच्चय निर्माण विधि, कहने का मतलब ये है कि इसकी हेल्प, ये ऐसे स्टेटमेंट को बताता है, ये ऐसे स्टेटमेंट को बताता है जिसके हेल्प से हम समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो एक्चुअल में यही स्टेटमेंट ही आपका क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। बट इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए, इसको मान लीजिए, इस सेट को, इस समुच्चय को बी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल लेटर बी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना क्या है, मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट है, इसका कोई अवयव है एक्स, इन जनरल अब एक्स मान लिया, और उसके बाद यहाँ कोलन का साइन लगाते हैं। किसका साइन, कोलन का साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब आप बताते हो, यहाँ इस एक्स की परिभाषा बताते हो, इसकी डिफिनीशन बताते हो, इसकी प्रॉपर्टी को बताते हो कि ये एक्स कैसा है। तो देखिएगा, ये एक्स कैसा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, सीधे यही स्टेटमेंट आपको लिख देना, यही समुच्चय निर्माण विधि है। क्या, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का या अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बस बचला कोष्ठक बंद कर दीजिए। यही आपका क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। क्या भाई, ये कोलन का साइन लगा। आप देखिएगा, ये जो एक्स है, ये जो एक्स क्या बता रहा है हमको, देखिएगा एक्स क्या बता रहा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यही तो स्टेटमेंट है कि क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाइए। तो भाई ये जो स्टेटमेंट आप यहाँ लिखते हो, वो क्या बताता है, इस एक्स की परिभाषा बताता है, या यूँ कहें कि इसकी प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है, प्रॉपर्टी, या यूँ कहें कि इसके गुण बताता है, ठीक है। अच्छा, इस कोलन के साइन का मतलब समझिएगा, कोलन के साइन, कोलन साइन का मतलब होता है सच दैट, या ऐसा है कि, क्या, ऐसा है कि, ठीक है। अब जैसे इसको अगर आपको पढ़ना है,
ठीक है, इस समुच्चय को अब आप पढ़ेंगे कैसे, देखिए एक तो तरीका ये है, एक्स इज सच दैट, इंग्लिश में पढ़ना है तो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, या हिंदी में पढ़ना है तो एक्स ऐसा है कि, इसका मतलब क्या, ऐसा है कि, ठीक है, ऐसा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, या एक तरीका और है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ, इसका मतलब एक मीनिंग ये भी निकलता है जहाँ, ठीक है, वेयर, जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो हम आपको लिख देते हैं इसको पढ़ना कैसे है, देखिएगा, एक तरीका तो सभी एक्स, क्या, सभी एक्स का समुच्चय, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समुच्चय लिखा है, सभी एक्स का समुच्चय जहां, ये क्या बताएगा, जहां, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स ऐसा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसा भी लिख सकते हो भाई। एक तरीका ये हो गया, जो आपको आसान लगे वैसा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ऐसा है कि एक्स, भाई एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक्स ऐसा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। आप इसको ऐसा इंग्लिश में बोलना हो तो एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, कहने का मतलब सेट को बिल्ड करने का काम जो करता है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को ही, भाई ये स्टेटमेंट, यही फॉर्म आपकी क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसको नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए भाई, अब हम देखते हैं संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ समुच्चय जो कि पहले से ही डिफाइन रहते हैं, या यूं कहें कि अगर कहीं वो साइन का इस्तेमाल किया है तो उससे आप देखते ही समझ जाओगे कि इस समुच्चय की बात कर रहा है। जैसे कि देखिएगा n, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हैं, ठीक है, जैसे देखिए हमने लिख दिया n, हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया। अब n से क्या दिखाता है, नेचुरल नंबर, मतलब ये अगर n, ये किस समुच्चय की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी समुच्चय में n लिखा हुआ है तो आप समझ जाना क्या, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, या यूं कहें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को ये n प्रदर्शित कर रहा है। z क्या होता है, पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करता है, किसके, पूर्णांकों को, इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय को, ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। आप क्यू लिख दो, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है, परिमेय संख्याओं, ठीक है। आर मतलब क्या, रियल नंबर्स, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है। चलिए पहले इन नंबर्स की बात करते हैं थोड़ा। जैसे कि रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सको, किस पर, नंबर लाइन पर, ठीक है, वो सारी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। एक्चुअल में अभी तक आप जो नंबर्स पढ़ते आए हुए 11 से पहले तक, वो सारी की सारी क्या है, आपकी क्या रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं ही हैं, ठीक है। जब आप 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तब एक नया डिपार्टमेंट संख्याओं के बारे में पढ़ते हो। अभी तक जो भी पढ़ा वो सारी की सारी क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब देखिए वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब इसी के अंदर आपकी नेचुरल नंबर्स आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, इसी के अंदर पूर्णांक आते हैं आपके, इसी के अंदर परिमेय संख्याएं आती हैं। तो भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स, ये जो होती है 1 2 से, ये 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है, 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, ये आगे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा जब भी आपको एंड सो ऑन लगाना होगा, कहने का मतलब ये एंड सो ऑन दिखाता है कि आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप 3 डॉट लगाएंगे, ऐसा नहीं जितना डॉट मन किया उतना लगा लिया, 5 10, ठीक है,
तो 3 डॉट लगाएंगे, इसका मतलब क्या, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम पूर्णांकों की बात करें, पूर्णांकों को जेड से दिखाते हैं, किससे, जेड से, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, देखिएगा इंटीजर्स ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जो बिना दशमलव की होती है। क्या भैया, वास्तविक संख्याएं, एक्चुअल में वास्तविक संख्याओं के 2 भाग होते हैं, एक दशमलव वाली होती है, एक बिना दशमलव, ठीक है, दशमलव जिसको डेसिमल बोलते हैं। जैसे हमने 2.3 लिख दिया, 2.9 लिख दिया, 5.171717 लिख दिया, ये सारी क्या है, दशमलव वाली है। लेकिन अगर हम दशमलव वाली को छोड़ दें, ठीक है, तो जो संख्याएं बचती हैं वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स कहलाती हैं। जैसे कि भाई -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन, ये भी इधर बढ़ता चला जाता है 3 के बाद, ठीक है, इधर भी ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, -3 आएगा, -2, -4 आएगा, ठीक है, ये भी इधर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा -इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब -इनफाइनाइट से लेकर ये +इनफाइनाइट तक होती है। तो जरा ध्यान देंगे, ये 0 की जो इधर होती हैं इसको क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं। क्या, ऋण पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और 0 की इधर जो राइट साइड होती हैं, दाएं साइड में, इनको धन पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा, 0 क्या होती है, 0 ही ना ही धन होती है ना ही ऋण होती है, ये उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो भाई अगर आप हमसे देखिएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है Z+, तो ये जो धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं इन्हीं को हम Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऋण पूर्णांक होती है इसी को Z- से रिप्रेजेंट करते हैं, Z- से दिखाते हैं। कहीं Z- लिखा है, इसका मतलब क्या, ऋण पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है। अगर कहीं Z+ लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या हमको पता भाई, होल नंबर एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को आप W से प्रदर्शित करते हो, क्या, W से पूर्ण संख्या, ठीक है। ये हमने इस लिस्ट में नहीं लिखा, बट आप लिख लीजिए आप, ठीक है। W से क्या, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की बात करते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होती हैं, ये क्या, नेचुरल नंबर जो होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इनमें 0 ऐड कर दीजिए, क्या, 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, ये सारी की सारी क्या है, होल नंबर्स है। कहने का मतलब क्या है कि जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या, जो धन पूर्णांक संख्याएं एक्चुअल में वही आपकी नेचुरल नंबर है, वही आपकी काउंटिंग नंबर है, वही प्राकृत संख्या है। और अगर हम धन पूर्णांक में 0 भी ऐड कर दें, मतलब 0 से देखें, तो ये आपकी क्या हो जाती है, होल नंबर्स हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए, तो भाई पूर्णांकों के समुच्चय की भी अगर हम बात करते हैं इसको, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या, देखिएगा। अब आप देखो -इनफाइनाइट से चलोगे तो -इनफाइनाइट से चलने का कोई तरीका तो है नहीं, तो डॉट 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 लगाइए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 3 डॉट लगा दीजिए। ये क्या, धन, ये पूर्णांकों के समुच्चय की बात कर दिया। अब देखिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं, ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में आप लिख सको, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन, 2 कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि P और Q क्या, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो उनको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे 3/5 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, 0/1 लिख दिया, ये सारी की सारी क्या, 1/0 नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं। क्यों, क्योंकि जो आपका हर है, हर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात को ऐसी संख्याओं के समुच्चय को परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से दिखाते हैं, रेशनल नंबर्स को, ठीक है। और चलिए, तो परिमेय संख्याओं के अलावा बाकी जो बचती हैं वो क्या हो जाती हैं, अपरिमेय हो जाती हैं, जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को आप रोस्टर फॉर्म में, जैसा कि इन दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया है, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ समुच्चय निर्माण विधि रूप से ही लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, अब देखिए जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है, अभी हमने वास्तविक संख्या, सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में बात किया, ठीक है। रियल नंबर R से दिखाते हैं, R लिखा है मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात किया है। ऐसी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई नंबर लाइन कुछ ऐसी बनती है, इधर बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स आती हैं, इधर निगेटिव आती है, मतलब इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक, ठीक है। तो चलिए, इसको भी आप क्या
वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को भी रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, सिर्फ सेट बिल्डर या समुच्चय निर्माण विधि से ही दिखा सकते हो। ठीक है, जेड प्लस पहले ही बात कर चुके भाई, क्या धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जैसे कि भाई 1 2, अगर इसका समुच्चय हम बनाएं तो क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर जेड माइनस लिख देते हैं, जो कि हमने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन वो अंडरस्टूड है, जेड माइनस लिख दिया मतलब ऋण पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है। अब देखिए क्यू प्लस मतलब क्या, धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय की, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए आर प्लस, तो आर से रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो आर प्लस से क्या, धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करेंगे। क्या भैया, धन वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसको भी आप क्या रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में। आप सेट बिल्डर फॉर्म में मान लो दिखाना है तो क्या कोलन लगाएंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे, x लिखेंगे। जरूरी नहीं कि आप यहाँ x लिखो, x की जगह इन जनरल कोई भी लिख सकते हो, y लिख सकते हो, z लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, और यहाँ कोलन का साइन लगाते हैं। ठीक है, कोलन की जगह भाई चाहे आप कोलन का इस्तेमाल करो, चाहे कहीं कहीं सिर्फ ऐसे खड़ी डंडी का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो कहीं कहीं लगा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखिएगा x कोलन लगाइए, x इज सच दैट, ठीक है, या x ऐसा है कि x क्या है, धन वास्तविक संख्या, x एक धन वास्तविक संख्या है, धन वास्तविक संख्या है, और क्या मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। W से पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की बात करेगा या होल नंबर्स जिसको कह देते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है समीकरण, देखिएगा एग्जाम्पल से अच्छे से बेटर वे में समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर पहला है, क्या बोलता है, समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये दिया हुआ है आपको, का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। क्या भैया, रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए भाई, रोस्टर रूप में इसको लिखते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन करिए। ये एक आपके पास क्या है, समीकरण है, इसका हल आपको रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए पहले इस समीकरण को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, तो हल करने का एक तरीका है कि इसका हम फैक्टराइज कर लें। ठीक है, चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो देखिएगा इधर 1 है, 1 इंटू माइनस 2 कितना आएगा, -2। ठीक है, साइन के साथ इसके कोफिशिएंट का इसमें कांस्टेंट टर्म में, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -2। अब देखिएगा -2 को ऐसा फैक्टराइज करिए, ऐसा इसको ब्रेक करिए कि भैया यहाँ प्लस का 1 आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ 1 आ जाए, तो देखिएगा 2 इंटू 1 1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये माइनस साइन दिखाता है कि ये सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए, तो देखो ना 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, चेक कर लो। चलो, तो एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। फैक्टराइज करना सबको आता होगा, x प्लस 2 माइनस का 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 1 और x प्लस 2 बनेगा बराबर 0, तो x बराबर क्या बनेगा, प्लस का 1, और x बराबर दूसरा बनेगा माइनस का 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आया एक आया क्या माइनस का 2 और दूसरा आया 1। ठीक है, अब इसको क्या आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो भाई ये दो अवयव है भाई, तो उस समुच्चय को, ये जो समुच्चय बनाने जा रहे हैं रोस्टर रूप में, इसको क्या अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मझला कोष्ठक लगाइए, कितने अवयव हैं, 2 -2 और कॉमा 1। ठीक है, और इसको क्या मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमसे क्या बोला है, एक समुच्चय दिया हुआ है, x ऐसा है कि x एक धन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x स्क्वायर लेस देन 40।
और उसका स्क्वायर, उसका वर्ग क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए धन पूर्णांकों की बात करें तो अगर धन पूर्णांक आप देखते हैं तो 1 से शुरू होता है भाई, अभी बात किया था कुछ देर पहले। पॉजिटिव इंटीजर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो देखिएगा पहले हम देखते हैं किसको, 1 को। तो जरा चेक करिए, आपके पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन तो एक्चुअल में 2 है। क्या पहली कंडीशन है x क्या धन पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि x स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो अब देखिए धन पूर्णांक पहले 1 लिया, चेक करते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर किया, देखा 40 से लेस है क्या, यस 1 का स्क्वायर 1 आएगा जो कि 40 से लेस है, तो ये तो ठीक है। अगला देखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है जो कि 40 से कम है, ठीक है। 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9 आता है जो कि 40 से कम है, ये भी ठीक है। 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना 16, 40 से कम है, ये भी ठीक है, ठीक है। अगला 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 जो कि 40 से कम है, ये भी सही है। अगला लेते हैं 6 स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है जो कि 40 से कम है, ठीक है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला लेते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है जो कि 40 से कम नहीं है, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ तक की वैल्यूज लेंगे। तो देखिएगा हमारे पास कौन कौन से अवयव आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। देखो ना 6 तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दोनों क्या धन पूर्णांक भी है और क्या उसका जो वर्ग है वो 40 से कम भी है। तो अब इसको क्या रोस्टर रूप में लिखना है। तो मान लो बी कोई समुच्चय है, भाई किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या मझला कोष्ठक बनाया, इसके अवयव 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नोट करेंगे। चलिए भाई अगला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या बोलता है, समुच्चय ए कैसा है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और ये एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो चलिए देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या हमें अवयवों में एक कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढना पड़ेगा, क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसके सभी अवयव उस प्रॉपर्टी उस गुण को फॉलो करें और कोई भी बाहर का अवयव उस गुण को फॉलो नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे है। हमने देखा कि जो a बराबर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और ये एंड सो ऑन ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने देखा कि 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, इसी तरह आगे 6 का स्क्वायर, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग बढ़ता चला जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो हम पा गए कि क्या संख्याओं का वर्ग है, लेकिन कैसी संख्याओं का वर्ग है भाई, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, होल नंबर्स हो सकती हैं, रियल नंबर्स हो सकती हैं, किस प्रकार की संख्याओं का वर्ग। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो अगर इस समुच्चय को दिखाना है तो जैसे a से दिखाया तो a बराबर क्या, अब देखिए अगर आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो यहाँ तो x लिखना ही है, x लिखिए, y लिखिए, z लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो x यहाँ लिखोगे, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ भी लिखोगे, ठीक है। तो क्या x ऐसा है कि x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, क्या x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। क्यों भाई, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग ही तो है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो x ऐसा है कि x क्या है बराबर n स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। और देखिए x क्या है, किसी संख्या का वर्ग ही तो है, तो कोई संख्या n ले लिया हमने और n का स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब वो संख्या कैसी है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो n कैसा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर। अभी हमने बिलोंग्स का साइन बताया था ना, इसका मतलब क्या, जो n है वो क्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का एक अवयव है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, उसी का क्या है वर्ग है। तो इसको इस तरीके से भी दोनों चीज़ें सही हैं, चाहे आप इस तरीके से लिखिए चाहे आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि एक समुच्चय आपको दिया हुआ है, किस फॉर्म में है भैया, रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है या सारणी रूप में है, ठीक है, सारणीबद्ध रूप में है। चलिए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो क्या, इन सभी अवयवों में हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो कॉमन प्रॉपर्टी जरा देखिए ध्यान से, तो ऊपर वाला 1 है तो नीचे 2, ऊपर 2 तो नीचे 3, ऊपर 3 तो नीचे 4, मतलब क्या, जो हर में संख्याएं हैं वो अंश से एक बड़ी है। क्या, हर में जो संख्याएं हैं वो अंश से एक बड़ी है। जैसे कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो देखो 1/1 + 1 लिख सकते हैं। इसको नीचे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2 + 1 लिख सकते हैं। इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/3 + 1 लिख सकते हैं। इसको देखिए 4/4 + 1 लिख सकते हैं। इसको देखिए 5/5 + 1 लिख सकते हैं। इसको देखिए 6/6 + 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी को अब एक जनरल वे में लिख देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में अगर आपको लिखना है तो पहले उसको क्या किसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स से कर दीजिए, वाई से, जेड से, हम मान लेते हैं पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, पी से दिखा देते हैं। अब क्या मझला कोष्ठक बनाइए और यहाँ क्या लिखिए, एक्स से लिखिए, कोलन का साइन लगाइए, एक्स बराबर। अब देखो हमने देखा कि ऊपर वाली से नीचे वाली एक बड़ी है, तो अगर ऊपर वाली को n मान लें तो नीचे वाली कैसी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी, पक्की बात, कोई दिक्कत। चलो अब ये n कैसा है इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा भाई। ऊपर वाली अंश से हर एक बड़ी है, लेकिन कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है कि इंटीजर है कि वास्तविक संख्या, ठीक है, वो भी तो बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं आई थिंक। तो n कैसे ही है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। क्या n जो है ये किस समुच्चय से है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से है, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन और, अब प्राकृतिक संख्याएं तो भाई 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, लेकिन यहाँ तक तो यहाँ कहाँ है, 6 तक है। तो आप लिख सकते हो क्या कि जो n है वो कितना 6 से लेस या 6 के इक्वल होनी चाहिए, लिख सकते हो क्या, बस खत्म काम, ठीक है। लिख लीजिए, नोट करिए। चलिए भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इधर आपका रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, इधर आपका क्या समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है, और इन दोनों को आपको मिलाना है। तो एक बात ध्यान रखिए कि भाई चाहे आप रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण विधि में चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, चाहे आप समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए और मिला लीजिए। तो समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म चेंज करना थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। तो हम इधर से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसका जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या बनता है, तो थोड़ी आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये पहला दिया x ऐसा है कि यह सभी x का समुच्चय, कुछ भी बोलो, सभी x का समुच्चय जहाँ x एक धन पूर्णांक है। कैसी पूर्णांक है, धन पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे होगी, तथा 18 का भाजक है। भाई धन पूर्णांक भी है और 18 का भाजक, तो 18 के भाजक धन पूर्णांक देखते हैं क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे 1 से 18 भाग चला जाता है। अगला पूर्णांक क्या है, 2 है, 2 से 18, हाँ हो जाएगा, 2 9 18। 3 से 3 6 18, और 4 से नहीं विभाजित होगा तो 4 नहीं, 5 से भी नहीं, 6 3 18, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 आ गया ना, तो आप सीधे 18 पर पहुंच जाओ, और 18 से भी 18 भाज्य हो जाएगा। तो जरा चेक करो ऐसा कोई इधर रोस्टर फॉर्म में सेट है क्या जिसके अवयव 1 2 3 6 9 18 हो। चेक करो 1 2 3 6 9 18, ये वाला। तो हम कह सकते हैं क्या, तीसरे का जो होगा वो ए होगा, मिलान। बोलो क्लियर है। देखो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बदलना आसान पड़ता है, ठीक है। ये वाला हो गया। चलो ये देखते हैं, x सभी x का समुच्चय है जहाँ x एक धन पूर्णांक है, और पहली बात तो क्या, x एक धन पूर्णांक है, 1 2 3 ऐसे वाली, ठीक है। और x एक धन पूर्णांक, आई थिंक यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत है, धन पूर्णांक नहीं सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए, चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ धन नहीं है सिर्फ पूर्णांक है, ठीक है। x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है और x² - 9 बराबर 0, तो भैया x² - 9 बराबर 0। देखिए अब यहाँ आपको नहीं बताया धन है ऋण है कैसा है, तो भाई इसमें जितनी भी पूर्णांक है सारी की सारी आ जाएंगी। तो x² - 9 बराबर 0, तो x² बराबर 9, तो x बराबर क्या, √9,
तो ये आ जाएगा +-3। तो x की दो वैल्यू, एक -3 एक +3। ठीक है, क्लियर है। तो चेक करो कोई ऑप्शन मिलता है, ये देखो। तो भाई फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला चेक करते हैं, सी वाला। यहाँ क्या बोल रहा है, सभी x का समुच्चय है जहाँ x एक पूर्णांक है और x + 1 = 1। तो पूर्णांक है, कैसी भी पूर्णांक हो सकती। चलो x + 1 = 1, चेक करो, इस 1 को उधर ले जाओ, x बराबर क्या 1 - 1, तो x बराबर 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, पूर्णांक तो है ही, ठीक है, उदासीन है लेकिन है तो पूर्णांक ही। तो भाई क्या ये सेकेंड, तो सेकेंड का जो ऑप्शन मैच होगा वो होगा क्या, सी वाला। चलो अगला देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, सभी x का समुच्चय जहाँ x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है। तो चलो इसका बनाते हैं, पहला p आया, p आया। अब देखो, अब कहोगे कि सर इसके अवयव, अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि इसके अवयव क्या नहीं होंगे, कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर होंगे। बट यहाँ जो प्रिंसिपल वर्ड है, क्या यहाँ जो प्रिंसिपल वर्ड है ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में है, तो इसके जो अक्षर हैं वो कैपिटल लेटर में है। जब कैपिटल लेटर में है तो उन्हीं को सिंपल सा लिख देते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है। तो P के बाद क्या R आता है, फिर I, फिर N, फिर C, फिर I। देखो I आ चुका है ना, तो I एक बार आ चुका है तो दोबारा I नहीं लिखेंगे। फिर P, फिर A भी A नहीं आया, अच्छा रुक जाओ, ये P भी आ चुका है तो P को भी दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर देखिए A नहीं आया, A लिख लीजिए। फिर देखिए L नहीं आया, L भी लिख लीजिए। तो जरा मिलाइए, क्या PRINCAL, ये देखो मैच कर गया। तो क्या D का कौन सा होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट का D, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहीं आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब हम लोग 1.1 अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे।